हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश है गुलाम वंश, उसकी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके पहले जो है आपने अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि मध्यकालीन भारत वहीं से आपका स्टार्ट होता है। तो यह जो दूसरा वीडियो है मध्यकालीन भारत का गुलाम वंश है, दिल्ली सल्तनत में पहला वंश गुलाम वंश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो गुलाम वंश यह जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था, जो गुलाम वंश था। ठीक, पहला शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ और आखिरी शासक कौन हुआ, क्यूमर्स हुआ। ठीक है, चलिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इन्होंने जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तो यह जो है किसका सरदार था, किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसने जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। तुगरिल को मोहम्मद गोरी ने जो है बयाना का गवर्नर बनाया था। कहाँ का, तो बयाना का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का गवर्नर था। कहाँ का, तो दिल्ली का गवर्नर था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो इसकी राजधानी थी वह क्या थी, तो लाहौर थी। क्या थी, इसकी राजधानी जो थी वह लाहौर थी। किसकी, तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दासता से मुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शादी है ना, वह यालदोज की बेटी से हुई थी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए जो है पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, किसकी मृत्यु, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरने की वजह से हो गई। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर, तो लाहौर में दफनाया गया था। सल्तनत काल की जो राजकीय भाषा थी वह क्या थी, तो फारसी थी। ठीक है, क्या थी, तो फारसी जो है भाषा सल्तनत काल की थी। और कुतुब मीनार की जो नींव थी किसकी, आप जानते हैं, कुतुब मीनार। तो जो कुतुब मीनार है ना, इसकी जो नींव थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। ठीक है, कुतुब मीनार जो 5 मंजिलों वाला है, इसमें जो है 4 मंजिलों का निर्माण तो कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन 5वीं मंजिल ने किया। तो चलिए आगे हम बता देंगे आपको, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर छाप दो। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था वह कौन था, तो आराम शाह था। कौन था, आराम शाह था। यह ऐबक का जो है उत्तराधिकारी भी हुआ था। कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह उत्तराधिकारी हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ था कौन, तो इसका जो पुत्र था आराम शाह। ठीक, लाख बख्श यानी कि लाखों में दान करने वाले के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक, कुरान की आयतें अच्छी तरह गाने के ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। यानी कि कुरान को जो है अच्छी तरीके से गाने की वजह से जो है कुरान खां भी कहा जाता है। किनको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कहाँ पर, तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन को संभाला था, यानी शासन किया था। ठीक, ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान जो है वह राज्य से सुदृढ़ीकरण पर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की जो शादी है नसूरुद्दीन कुबाचा से की थी। किसे, नसूरुद्दीन कुबाचा से शादी की थी, जो अपनी बहन की शादी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की जो शादी है वह इल्तुतमिश से की थी। किससे, तो इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 ईस्वी में मान्यता मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपह सलार की हैसियत से जो है पद पर कार्य किया था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है हातिम द्वितीय की संज्ञा दानशीलता एवं उदारता के लिए कारण दी गई थी। कौन सी, तो हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। हसन निज़ामी एवं जो है
फ़ख ए मुदब्बिर को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। किनको? तो हसन निज़ामी को और जो है फ़ख ए मुदब्बिर को। ठीक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया था। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ है वह क्या होता है? तो चंद्रमुखी होता है। क्या होता है? चंद्रमुखी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी था। कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, जिसने कुमारगुप्त द्वारा निर्माण करवाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, जो बख्तियार खिलजी था कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? तो सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक हुए आराम शाह हुए। कौन हुए? तो आराम शाह हुए। तो इन्होंने जो है 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया आराम शाह ने। तो आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक जो है सिंहासन पर रहा था। आराम शाह की हत्या जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने जो है कर दी थी। किनकी? तो आराम शाह की हत्या। तो आराम शाह आराम ही करते रह गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शासक जो हुए गुलाम वंश के शमसुद्दीन इल्तुतमिश हुए। कौन हुए? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, किस पर? गद्दी पर बैठा था। और यह जो है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए उनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ठीक, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था और दामाद भी था, दोनों था। ठीक है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का जो है इलबारी तुर्क था। कैसा था? तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था और सेवक था किसका? दामाद था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी हुआ था वह कौन हुआ था? तो रुकुनुद्दीन हुआ था। कौन हुआ था? तो रुकुनुद्दीन। तो जो रुकुनुद्दीन है यह इल्तुतमिश का क्या हुआ था? तो उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। ठीक है, क्या था? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश का पूरा नाम है। सुल्तान बनने से इल्तुतमिश जो है बदायूं को सूबेदार के पद पर थे। कहाँ पर? बदायूं के सूबेदार के पद पर थे। कौन? सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश। चालीसा दल का जो है गठन इल्तुतमिश ने ही किया था। चालीसा दल को तुर्कान चहलगामी के नाम से भी जाना जाता था, जो चालीसा दल था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है उसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। चालीसा दल जो है 40 विश्वासी गुलाम सरदारों का क्या था? एक गुट था। यानी कि उसमें जो जान लीजिए कि सरदार ही शामिल थे, जो 40 व्यक्ति थे जो चालीसा दल के सदस्य होते थे। ठीक, प्रारंभ में इल्तुतमिश को यल्दौज और कुबाचा से सामना करना पड़ा था। ठीक, 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? तो अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ था, जो कि बगदाद से थे। इनको वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 में मिला था। किनको? तो इल्तुतमिश को। ठीक, तुर्की अमीरों ने रुकुनुद्दीन ऐबक को जो है क्या कर दिया था? हटाकर राजगद्दी पर रजिया को बैठा दिया था जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी उस समय। ठीक है, तो जो है सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रारंभ करवाया था। राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ही जो है स्थानांतरित किए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण भी किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने जो है इक्ताधारी प्रथा को भी चलाया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने इक्ताधारी प्रथा को भी जो है चलाया था। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का जो श्रेय है वह इल्तुतमिश को ही है। किसको है? तो इल्तुतमिश को है, जिसने पहला मकबरा का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद भी बनवाई थी। ठीक है, कहाँ की? अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। मध्य एशिया के मंगोलों का जो नेता था वह चंगेज खां था। कौन था? चंगेज खां था मध्य एशिया के मंगोलों का नेता। ठीक, चंगेज खां ने भारत पर जो है 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। किसने? तो चंगेज खां ने। मंगोलों के
प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वह 1236 ईस्वी में हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद जो इनका उत्तराधिकारी था रुकनुद्दीन ऐबक, इसको जो है राजगद्दी पर बैठाया गया था। ठीक, उसके बाद जो है तुर्की अमीरों ने जो रुकनुद्दीन फिर ऐबक है, कौन? रुकनुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन ऐबक जो है इसको जो है क्या किया गया था, तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन ऐबक को हटाकर राजगद्दी पर किनको बैठा दिया था? तो रजिया सुल्तान को बैठा दिया था। किनको? तो रजिया सुल्तान को बैठा दिया था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। इल्तुतमिश ने जो है पुत्री जो रजिया थी इसको जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बताया था, यानी बनाया था, यानी कि जो है जो राजा होगा उसका पुत्र या पुत्री ही राजा रानी बनेंगे। ठीक है, सुल्तान बनेंगे। तो ऐसा वंशानुगत शासन चलाया किसने? तो इल्तुतमिश ने। उसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज या फिर रुकनुद्दीन ऐबक जो है 1236 ईस्वी में शासक बनता है। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था। क्यों? क्योंकि जो रजिया थी वह एक महिला थी, इस वजह से। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज के शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में थी। ठीक है, उसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो सुल्तान बनता है वह जो है रजिया सुल्तान बनती हैं, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री हुई थी। इन्होंने जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। किसने? तो रजिया सुल्तान ने। रजिया को जो है 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। किनको? तो रजिया सुल्तान को। और यह जो है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। कौन? तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो है रजिया सुल्तान थी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रजिया जो है पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर खुले मुंह राज दरबार जाने लगी थी। कौन? तो रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर खोलकर जो है राज दरबार जाने लगी। रजिया ने याकूत यानी कि अमीर याखुर जो है मलिक जमालुद्दीन भी इनको कहा जाता है। किनको? तो जो याकूत हैं इनको मलिक जमालुद्दीन भी कहा जाता है। इनको अमीर याखुर यानी कि अश्वशाला का जो है प्रधान नियुक्त किया था। रजिया ने अल्तुनिया को तबर हिंद यानी कि भटिंडा का जो है अक्तादार नियुक्त किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह भी किया था। किसे? तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह भी किया था। ठीक, बहराम शाह ने कैथल के समीप, कहाँ पर? तो बहराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या करा दी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका जो थी वह कौन थी? तो रजिया थी। ठीक है, रजिया सुल्तान थी। चलिए अब यहाँ पर जो अगले शासक आते हैं वह आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह आते हैं। कौन आते हैं? मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, रजिया को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जिसने जो है रजिया की हत्या करवाई थी। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नायब नामक नए पद का गठन किया था। किसने? तो बहराम शाह ने। प्रथम नायब जो है एतगीन को नियुक्त किया गया था। बहराम शाह की जो है हत्या दिल्ली के तुर्क सरदारों ने की थी। किनकी? तो बहराम शाह की हत्या दिल्ली के तुर्क सरदारों ने जो है उनकी बंदी बनाकर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वंश शासक हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि बहराम शाह के बाद यह जो है शासक बने। कौन? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। यह जो है 1242 से 46 तक शासन किया। बहराम शाह का उत्तराधिकारी जो था अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया था। ठीक है, किसने? तो जो है मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो शासक हुए वह कौन हुए? तो नासिरुद्दीन महमूद हुए। किसके? तो गुलाम वंश में। तो 1246 से 1265 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। 1246 ईस्वी में जो है बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। किसने? तो बलबन ने। और इस बलबन ने ही अपनी पुत्री का विवाह भी नासिरुद्दीन महमूद के साथ ही करवाया था। किसने? तो बलबन ने। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसको सौंप दी थी? तो बलबन को सौंप दी थी। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी? उलूग खां की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। किसको? तो बलबन को। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी जो है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के ही साथ करवाई थी।
नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी बनाकर यानी कि टोपी सिलकर जो है अपना जीवन निर्वाह करता था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद जो था। ठीक है। 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता करके बलबन ने पंजाब में शांति स्थापित की थी। किसने? तो बलबन ने। ठीक है। किसके साथ समझौता करके? हलाकू के साथ। जो हलाकू था मंगोल नेता था। ठीक। मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरी नासिरुद्दीन को जो है समर्पित कर दी थी। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो है बलबन उसका उत्तराधिकारी बना था। किसका? तो जो है नासिरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकारी कौन था? तो बलबन था। ठीक है। बलबन की पुत्री की शादी जो है किससे हुई थी? नासिरुद्दीन महमूद से ही हुई थी। ठीक। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट शासक आते हैं गुलाम वंश के, वह कौन से आते हैं? तो जो है गयासुद्दीन बलबन आते हैं। कौन आते हैं? तो गयासुद्दीन बलबन जो है वह गुलाम वंश के अगले शासक होते हैं। ठीक। तो जो है जो बलबन हैं इन्होंने जो शासन किया वह 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। किसने? तो गयासुद्दीन बलबन ने। इसका जो वास्तविक नाम था क्या था? तो बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन जो है इसका वास्तविक नाम था। किसका? तो गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है। बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका था? तो इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? तो बलबन था। ठीक। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीद कर जो है दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। ठीक। रजिया के शासन काल में बलबन अमीर शिकार पद पर था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित जो चालीसा दल था यानी कि चहलगामी थी, उसको जो है बलबन ने समाप्त कर दिया यानी कि नष्ट कर दिया। जो चहलगामी स्थापित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा होता था। ठीक। बंगाल की राजधानी लखनौती को जो है बलबन के समय विद्रोहों का नगर कहा जाता था। ठीक है। कब? बलबन के समय विद्रोहों का नगर जो है लखनौती को कहा जाता था, जो कि बंगाल की राजधानी थी। ठीक है। जो बलबन था इसने 1266 ईस्वी में, कब? 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो कौन? गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा कब? 1266 ईस्वी में। ठीक। और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को ही उलीगु खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक। बंगाल के विद्रोही सरदार तुगरिल खां, ठीक है, बंगाल के विद्रोही सरदार जो तुगरिल खां थे को मलिक मुकद्दीर ने पकड़ा था। मेवाड़ियों के विद्रोह का जो दमन है वह गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था। ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो गयासुद्दीन बलबन हैं इनकी अन्य जो उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है। अलबरूनी ने जो है किताबुल हिंद की रचना की थी। ठीक है। बलबन के शासनकाल में जो है अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। बलबन की अन्य उपलब्धियां हैं। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की जो है स्थापना की, जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक। सीमा क्षेत्र में स्थित किलों का जो है पुनर्निर्माण करवाया था बलबन ने। अयोग्य एवं वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर पद मुक्त करने की योजना चलाई थी। किसने? तो बलबन ने। अपने सैनिकों के वेतन का भुगतान नगद में किया, यानी नगद वेतन देने लगा कौन? तो बलबन ने ही शुरुआत की। ठीक। सिजदा यानी कि सर झुकाकर राजा का जो है अभिवादन करना, और पाबोश यानी कि सुल्तान का पैर चूमकर अभिवादन करना कि प्रचलन को जो है अनिवार्य किसने बना दिया था? तो बलबन ने जो है सिजदा पाबोश जो है प्रथा को चालू किया था। सिजदा यानी सिर झुकाकर राजा का अभिवादन करना, पाबोश यानी कि सुल्तान का पैर चूमकर अभिवादन करना। ठीक। फारसी रीति रिवाज पर जो है आधारित जो नवरोज था, क्या था? इसको नवरोज ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और ये जो ऐसा लिखा है ऐसा भी कह सकते हैं। इस उत्सव को जो है प्रारंभ करवाया था किसने? तो फारसी रीति रिवाज में बलबन ने। ठीक है। नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विद्रोहियों के प्रति जो है कठोर लौह एवं रक्ति की नीति को अपनाया था। किसने? तो बलबन ने जो है लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक। चलिए, उसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि सुल्तान जिले इलाही की उपाधि को धारण किया था। किसने? तो बलबन ने। उसने कहा था कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ठीक। उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित किया। किसने? तो बलबन ने। अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था। किसने? तो बलबन ने। ठीक। कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया था। किसने? तो बलबन ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया तथा उसके नाम के खुतबे भी पढ़े थे। किसने? तो बलबन ने। ठीक है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। कौन? तो बलबन जो था वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। सुल्तान बनने के बाद जो है शराब एवं भोग विलास जो है त्याग दिया था। किसने? तो बलबन ने। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और जो है अमीर हसन रहते थे। किसके दरबार में? तो बलबन के दरबार में फारसी कवि जो थे अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे।
प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं चिकित्सक मौलाना हमीमुद्दीन मुतरिज जो हैं बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक, बलबन ने खुद को आफराशियाज का वंशज बताया था। किसका? तो आफराशियाज का वंशज बताया था। किसने? तो बलबन ने। किसको? तो स्वयं को। ठीक है, तो ऐसा तो जो है हमजा, अमीर हमजा जो है प्रसिद्ध तुर्की योद्धा थे, उनका वंशज बताया था। किसने? बलबन ने। और यह जो है कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित हैं अमीर हमजा, उनका वंशज बताया था। किसने? तो बलबन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बलबन की न्याय व्यवस्था जो है कैसी थी? तो निष्पक्ष थी। कैसी थी? तो निष्पक्ष थी। बलबन के शासन की सफलता का जो मुख्य श्रेय था उसका गुप्तचर विभाग था। ठीक, बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। सुल्तान का पद जो है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक, मंगोल आक्रमण के दौरान जो है बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु के सदमे से बलबन की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है क्या कि कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद जो कि 1287 से 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, यानी बलबन के बाद। बलबन के उत्तराधिकारी के रूप में कैकुबाद ने दिल्ली की गद्दी पर 1287 ईस्वी पर आसीन हुआ। कौन? कैकुबाद, जो कि बलबन का उत्तराधिकारी हुआ था। कैकुबाद का जो सेनापति था गैर तुर्क सरार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वह कैकुबाद का सेनापति था, जो कि गैर तुर्की सरदार था। कैकुबाद जो है लकवा से मरा। किससे मरा? तो कैकुबाद जो है लकवा से मर गया। कैकुबाद अत्यंत विलासी एवं जो है कामुक था। कैसा था? तो अत्यंत विलासी और कामुक था। गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक जो है कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है वह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद जो है फिरोज शाह खिलजी ने जो है अपने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। किसने? तो जो है फिरोज शाह जो खिलजी थे। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं, यानी कि अन्य पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसके? तो गुलाम वंश की। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी क्या थी? तो फारसी थी। आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो है किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने स्थापित किया था। किसने? कल्लर ने जो है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की थी। अलबरूनी का जो, ठीक है, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद था। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद जो है वह अलबरूनी का पूरा नाम था। और जो अलबरूनी था कहाँ का था? तो फारस का था। तबकात ए नासिरी, ठीक है, तबकात ए नासिरी का जो लेखक था। ठीक है, तबकात ए नासिरी का लेखक जो है मिनहास उस सिराज था। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में क्या किया था? अग्रगामी भूमिका निभाई थी। किसने? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, एक प्रकार से हम कह दें खड़ी बोली का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो तुर्कों ने किया। किसने? पोलो खेल का प्रचलन जो है तुर्कों के द्वारा हुआ। ठीक, गुलाम वंश के दौरान तौल की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको जो है क्या कहा जाता था? रत्ती कहा जाता था। ठीक है, रत्ती जो है वह तौल की सबसे छोटी इकाई थी। किस में? तो गुलाम वंश में। सितार संगीत जो है, ठीक है, सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। किसको? तो सितार जो है, सितार के प्रतिपादक जो है अमीर खुसरो हैं, इनको कहा जाता है। ठीक है, और यह जो सितार है हिंदू और मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। ठीक, इल्तुतमिश द्वारा जो है बनवाया गया अतारकीन, ठीक है, अतारकीन का जो दरवाज़ा है जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत था, जो कि कहाँ पर स्थित है? नागौर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? तो नागौर या फिर जोधपुर में स्थित है। क्या? तो जो अतारकीन का दरवाज़ा है जिससे प्रेरित होकर जो है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था गुजरात विजय के बाद। ठीक है, बलबन ने अपने को कुलीन स्थापित करने के लिए, कुलीन साबित करने के लिए क्या किया था? शाहनामा एक कृति है। ठीक है, शाहनामा जो है एक रचना है। किसकी है? तो फिरदौसी की है। इस रचना के द्वारा जो है वर्णित उसमें अमीर हमजा हैं। कौन है? अमीर हमजा जो हैं एक हैं अमीर हमजा प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा करते हैं। कौन? तो जो बलबन हैं। शाहनामा कृति में वर्णित हैं एक अमीर हमजा, इनको जो है ये एक प्रसिद्ध तुर्की योद्धा थे, इनका वंशज बताते हैं बलबन। ठीक, और जो अलबरूनी है यह फारसी विद्वान था जो कि 1017 से, कब से? 1017 से लेकर 1020 ईस्वी तक जो है यह मध्य भारत में आया था। ठीक है,
और यह किसके शासनकाल में आया था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। तो यह जो है हमारा कौन सा वीडियो था? तो गुलाम वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था? तो गुलाम वंश था। और यह किसके बाद वीडियो था? तो जो है अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण के बाद का वीडियो था, यानी कि यह दूसरा वीडियो था। ठीक है, मध्यकालीन भारत का। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो वीडियो रहेंगे सभी मिडिवल हिस्ट्री के ही रहने वाले हैं, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।